हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डायमंड कोचिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये मैं आप लोग से उम्मीद रख सकती हूँ। खैर, बात की बात पे आते हैं। अभी तक हमने अगर देखा जाए तो हमने मौर्य एम्पायर नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने मगध उत्कर्ष के कल के टॉपिक में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे शिशु नागवंश के बारे में। कल हमने हर्यक वंश को निपटा दिया था, मतलब कल हमने हर्यक वंश को क्या है पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा एम्पायर? शिशु नागवंश का एम्पायर है। कल हमने हर्यक का कर लिया था, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो शिशु नागवंश होगा। ठीक है, और आप तब तक सबको पहला वीडियो शेयर कर दीजिए, और क्या बोलते शेयर करने के बाद दोस्तों को बोल दीजिए जल्दी से सब लोग क्या है लाइव आ जाए। तो हमारा आज का जो हेडिंग होने वाला है वो होगा शिशु नागवंश। हम बहुत ज़्यादा इन पे आज की टाइम नहीं लगाने वाले हैं, बहुत जल्दी क्लास को क्या है ख़त्म करेंगे आज की, और छोटे टॉपिक में ख़त्म करेंगे। मतलब इनसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, रेयर ही सवाल बनता है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में होता है तो कई बार हमें ये होता है कि भाई ये चीज़ रह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, यूपी स्पेशल में जो यूपी की गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम में पूछ देती है। ठीक है, क्या कर देती है? पूछ देती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा शिशु नागवंश जो है आज का हमारा टॉपिक है। और शिशु नागवंश और साथ में हम क्या पढ़ेंगे? नंदवंश को भी आज ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सही है। चलिए, थैंक यू। चलिए, अगर शिशु नागवंश के बारे में हम बात करेंगे तो हम सबको पता है कि शिशु नागवंश की स्थापना कैसे हुई थी। तो इसने जो हर्यक वंश का लास्ट शासक था यानी नाग दशक, उसकी हत्या कर देता है। और ये कौन होता है? शिशु नाग जो होता है, ये क्या होता है? ये नाग दशक का क्या होता है? गवर्नर होता है, और उसकी क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद क्या करता है? हत्या करने के बाद एक नए वंश की नींव रखता है। और नींव कौन से वंश की होती है? तो वो होती है शिशु नाग। वो अपने नाम पर ही उस वंश की नींव रख देता है। तो शिशु नाग वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछेगा कि संस्थापक कौन था, तो स्वयं शिशु नाग था। कौन था? स्वयं यानी शिशु नाग ही था। शिशु नाग था। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबको पता है कि ये क्या था पहले। तो ये पहले गवर्नर के पोस्ट पे रह चुका था, यानी इसको ये पता था कि अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कैसे करना है, राज्य को कैसे चलाना है, सारी चीजों के बारे में इसको पूरी नॉलेज हो जाती है, तभी जाके उसकी हत्या करता है। अब बारी आती है कि जब ये संस्थापक बनता है ये क्या क्या करता है। हम मेन मेन पॉइंट पे जाएंगे। तो आप सबको पता है कि अवंती को, वत्स्य और कौशल को क्या करता है? वहां पे विजय प्राप्त करता है, और उसको क्या करता है? मगध में मिला लेता है। किसको मिला लेता है? ये अवंती को और वत्स्य को जीतता है, और कौशल को भी जीतने के बाद क्या करता है? ये मगध में जो है मिला लेता है। और इसके समय अगर आपसे पूछ लेगा तो हमको पता है कि 412 ईस्वी तक कौन रहा था? 412 ईस्वी से लेके 444 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड माना जाता है इस वंश का। ठीक है, और इसी वंश का अंतिम ये जो समय है ये किसका होता है? ये अंतिम समय जो होता है हर्यक वंश का होता है। ठीक है, तो क्या करता है? तो आपको जो लिखना है वो लिखना है अवंती, वत्स्य, कौशल पर विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त कर किस में मिला लेता है? तो मगध में विलय। प्लस का मतलब है यहाँ पर विलय। बहुत जल्दी, थैंक यू। तो क्या करता है? यहाँ पे मैंने प्लस का मतलब दिया है कि उसमें क्या कर लेता है? इनका विलय करा लेता है, यानी उसको मिला लेता है। ठीक है, किसको? अवंती को, कौशल को, और किसको? वत्स्य को। वत्स्य जो है उसको मगध में मिला लेता है, और उसको एक अपने राज्य के रूप में क्या कर लेता है? युद्ध जीतने के बाद उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। ठीक है, आगे चलेंगे और इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें हैं वो जानेंगे, मतलब वही चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक्स्ट्रा फालतू कुछ भी जानने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बात करेंगे ये अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया। आप देखिए, पहले क्या था कि जो भी शासक होते थे ना, जो एरिया बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी वो वहां से अपनी कैपिटल उसको बना लेते थे। तो ये क्या करता है पता? अपनी राजधानी को परिवर्तन करता है। तो राजधानी इसकी कौन सी थी? राजधानी, राजधानी परिवर्तन करता है। किसको बनाता है? वैशाली को बनाता है। वैशाली को आपको पता है किसने जीता था? वैशाली किसने जीता था? अजात शत्रु ने जीत लिया था। उसके बाद ही वैशाली इनके कब्जे में आ जाती है। हर एक वंश के बाद तब ये जीत जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वैशाली इसके पास रहेगी। और फिर ये अपनी राजधानी कन्वर्ट करने के बाद राजधानी किसको बनाता है? तो वैशाली को जो है ये क्या कर लेता है? अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है,
के बारे में ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अगर पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये 2-4 चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है? वहीं अगर बात करेंगे इसके अलावा ये क्या-क्या करता है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें मतलब कह सकते हैं ना, इसके राज्य से रिलेटेड या कोई भी हमें शिलालेख नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि दैट्स इट, इसके बारे में सिर्फ़ इतना ही है, तो आपके मन में सवाल होगा कि मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर कोई राजा हुआ तो उसने कुछ तो कार्य किया होगा या कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो देखिए हमें बेटा कुछ भी नहीं मिला। जेन्युइन बता देखो, कोई राजा के बारे में हमें कैसे पता चलता है? या तो उसका दुश्मन लिखेगा या फिर क्या होगा कि वो कोई शिलालेख लिखवाएगा या कुछ भी ऐसा करवाता है जिससे उसके प्रमाण के रूप में हमें मिलता है, तब जाके क्या होता है, उस पे उनका नाम आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इससे रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैशाली आपको याद रखना है, लेकिन एक बात और याद रखना है, वैशाली से पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अगर ये पूछेंगे तो पाटलिपुत्र आपको याद रखना है। यानी वैशाली और पाटलिपुत्र दोनों पर ये क्या करता है, दबदबा बनाकर रख देता है। आइए आगे के हम शासक पे चलते हैं। कालाशोक। कालाशोक नाम ही फनी है और ये वैसा ही था कुछ। कालाशोक का नाम जो पड़ा, कालाशोक यानी काले कौवे के समान। उसका जो कलर माना जाता है वो काले कौवे के समान माना जाता है। तो अगला हमारा शासक कौन होगा? कालाशोक। इसका जो नाम पड़ा, वरुण पुराण में भी इसका क्या है, इसके नामों के जिक्र वहां पर किया गया है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, याद रखिए। ठीक है, ये जो ग्रंथ है, मैंने जो काला शोक बोला, मैंने कलर की यहाँ पे बेइज्जती नहीं करी है, मैं बस बता रही हूँ कि ये इतना 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 डार्क शेड था, इतना डार्क शेड था, मतलब यूं समझ लो कि दिन में भी लोग उसको देख के डर जाते थे, बच्चे इसके सामने नहीं जाते थे, बच्चे उसको देख के डरने लगते थे, इतना काला हुआ करता था। ठीक है, मैं कलर के बारे में कोई मजाक नहीं बना रही हूँ, ठीक है, मैं बस आपको बता रही हूँ। और पुराणों में भी क्या है, इसके बारे में ये बात कही गई है, ये बहुत काला हुआ करता। ठीक है, वो कर्ण काकरवर्ण भी कहा जाता है ना, काकवर्ण। हाँ, वे काकवर्ण भी इसको कहा जाता था, जो कि मैंने अभी बोला, काकवर्ण। है, काकवड़ के नाम से भी इसको जाना जाता था। चलिए इसके बारे में अगर हम कुछ बातें जान लेते हैं काला अशोक के बारे में। काला अशोक का कहा जाता है कि इसका निक नेम जो हमने बता दिया, काकवड़ हुआ करता था। वेदों पुराणों में ये नाम दिया गया। अगर इस नाम के बारे में कहाँ पूछा गया, तो वेदों में, वे पुराणों में जो है इसका जिक्र हुआ है, याद रखिए। पुराणों में, वेदों में इसका जिक्र किया गया है। इसने ऐसा क्या किया जो हमें इसके बारे में जानना पड़ रहा है, तो इसने क्या करी, इसने राजधानी परिवर्तन करा। यानी जो पहले इसकी राजधानी थी, जिसने बनाया था, तो पहले राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, वैशाली। तो वैशाली से ये राजधानी कहाँ लेके गया, परिवर्तन करा, परिवर्तन करके कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ लेके गया, पाटलिपुत्र। ये क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, क्या करता है, पाटलिपुत्र में जो है ये अपनी राजधानी बना लेता है। यानी वैशाली को इसको पसंद नहीं आती है, वैशाली से कहाँ चला जाता है, पाटलिपुत्र में चला जाता है, अपनी राजधानी बनाता है। और 383 में, यानी ठीक 100 साल बाद, अजात शत्रु के ठीक 100 साल बाद क्या करवाता है काला शोक? 383 क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व यानी बीसी की अगर हम बात करेंगे, ये क्या करवाता है यहाँ पर, तो ये काला शोक द्वारा क्या होता है, द्वारा द्वितीय बौद्ध समिति होती है। ठीक है, किसके द्वारा हुई, दूसरी बौद्ध समिति कब हुई थी, 383, यानी प्रथम समिति के ठीक 100 साल बाद ये करवाता है। ये क्या करता है, आयोजन करवाता है। कहाँ पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। कहाँ पर, वैशाली में। वैशाली में क्या करवाता है, ये दूसरी बौद्ध समिति करवाता है, याद रखिए। दूसरी कब हुई थी, ठीक प्रथम के 100 साल बाद होते, यानी प्रथम कब हुई थी, 483 में हुई थी, अजात शत्रु के द्वारा हुई थी। सप्तकर्णी गुफा जो है वहां पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ पे होती है, अगर दूसरी की हम बात करेंगे तो वैशाली में होती है। किसके द्वारा करवाई गई थी, तो कालाशोक के द्वारा करवाई गई थी, याद रखिएगा। और इसके क्या बोलते, इसके अध्यक्ष कौन थे, सबा कामी थे। मैंने आपको बताया था, सबा कामी इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये द्वितीय थी और वैशाली में हुई थी, याद रखना है आपको, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं। ठीक है, वैशाली करवा देता है, आयोजन करवा देता है। और इस वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो नंदवर्मन था। कौन था, नंदीवर्मन जो का नाम आता है, कि नंदीवर्धन जो था वो क्या होता है, महानंदी भी जिसको कहा जाता है, वो इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। किसका, शिशुनाग वंश का।
अंतिम शासक के बारे में अगर हम बात करेंगे, उसका एक तो नाम था नंदी, एक तो नंदीवर्धन था और दूसरा उसका महानंदी था और नंदीवर्धन था, सॉरी। हाँ, तो ये ठीक तो है। नंदीवर्धन था और उसको महानंदी के नाम से भी जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। ये क्या था, इस वंश का अंतिम शासक जो है ये माना जाता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या, शिशुनाग वंश। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नंद वंश के बारे में। अब देखिए, हमें मौर्य एम्पायर को समझने के लिए नंद वंश का पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि नंद में जहाँ महापद्मानंद की बात आती है, महापद्मा धनानंद की जब बात आती है, तो महापद्मानंद जो था वो क्या था, धनानंद का पिता हुआ करता था। और पुराणों में उसके बारे में बहुत जिक्र भी किया गया है। कहा जाता था कि उसके जो दुश्मन हुआ करते थे ना, वो चुटकियों में उनको खत्म कर देता था। इतनी उसके अंदर क्या थी, पावर मानी जाती थी। ठीक है, क्या मानी जाती थी, पावर मानी जाती थी। और वो क्या, बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो होगा नंदवंश। क्या होगा, नंदवंश। नंद वंश के बारे में हम बात करने वाले हैं, तभी जाके हमारा क्या शुरू होगा, नंद वंश के बाद ही हमारा शुरू होने वाला है मौर्य एम्पायर। चलिए, बात करते हैं नंद वंश के आगे की हम। नंद वंश के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी शुरुआत कौन रखता है, संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद का नाम आता है। किसका, महापद्मानंद कौन था, इसका संस्थापक था। महापद्मानंद का क्या है, इसमें नाम आता है कि ये क्या था, ये यहाँ का संस्थापक था, नंद वंश का माना जाता है। और वहीं बात की जाए कि मगध की शक्ति को, जो कहते हैं ना कि मगध को जिसने एकदम पावर पर पहुंचाया, यानी मौर्य एम्पायर में आपने पढ़ा हो कि मगध सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी, लेकिन उससे पहले मगध को सच में पावर कौन दिया, तो वो महापद्मानंद का नाम आता है। किसका, महापद्मानंद का नाम आता है कि इसने क्या किया था, इस वंश की नींव को आगे बढ़ाई थी। ठीक है, और इसका समय पीरियड की हमसे बात पूछ लेगा तो वो याद रखना है 344 ईस्वी से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इनका क्या रहा है, समय अंतराल रहा है। ठीक है, ये क्या है, महापद्मानंद ने क्या किया था, ये शासन काल में सबसे ज्यादा पावर मिली। ये शासन काल में मगध को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया। ठीक है, क्या किया था, इसके शासन काल में मगध को इसने क्या बनाया था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया था। और कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से नाम थे, पंचाल, कलिंग इत्यादि मगध की में क्या कर लेता है, ये विलय कर लेता है। किसको, एक तो पंचाल को, पंचाल को क्या कर लेता है, ये किसमें विलय करा लेता है, ये मगध को क्या कर लेता है, मगध में इनका विलय करा लेता है, पंचाल और कलिंग। कलिंग आपको पता है ना, कलिंग क्यों फेमस है, कलिंग, कलिंग वही स्थान है जहां पर अशोक सम्राट युद्ध करने के लिए जाता है। और युद्ध में वो जीत भी जाता है, लेकिन लाखों की संख्या में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब मारे जाते हैं। जिसके बाद वो क्या होता है, युद्ध को छोड़ देता है और उसको फिर फील होता है कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। तो उसके बाद जब कलिंग आज के समय में कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान समय में उड़ीसा को कलिंग के नाम जो है, के नाम से जाना जाता था। जो कलिंग है वो वर्तमान में उड़ीसा को कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, वही बात करेंगे आगे कि इसने कर लिया था। और देखिए, कलिंग को जीतने के लिए ना सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी नहीं जीत पाया था इसके बाद से, क्योंकि जब धनानंद का समय आता है तो कलिंग पे किसी और का पावर हो जाता है। लेकिन मौर्य एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और ये उसके हाथ से चला जाता है। लेकिन जब बारी आती है किसकी, अशोक सम्राट की, यानी वो अशोक सम्राट के वो दादा हुए, पोते की जब बारी आती है तो वो कलिंग से युद्ध करता है दोबारा, कलिंग को विजय प्राप्त करने के लिए, कि कलिंग पे जीतना सबके बस की बात नहीं थी। इसीलिए इसका नाम क्या है, महापद्मानंद।
और पुराणों में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, वेदों में भी इसके बारे में क्या है, इसको जिक्र किया गया है। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता था, हम उन नामों के बारे में भी बात करेंगे। एक क्षेत्र कहा जाता था, एक एकाकट कहा के नाम से भी जाना जाता था, एकारट के नाम से काली का अंश कहा जाता था, और दूसरा परशुराम का अवतार उग्रसेन और इनके नाम से भी जाना जाता है इसको। तो हम यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखने वाले हैं, इसको किस नाम से जाना जाता था, अगर वो आपसे पूछेगा। महापद्मानंद के अन्य अन्य नाम आपसे पूछेगा कि अन्य किस नाम से जो है ये जाना जाता था और ऐसा क्यों। तो आपको पहले तो लिखना है कली का वंश, कली का अंश कहा जाता था। कली कौन, जो सबका हर लेके जाता था, कहते हैं ना कि कली जो सबका विनाश कर दे, उसका अंश माना जाता था। ये कली का वंश के नाम से इसको जाना जाता था। इसके अलावा एका राट के नाम से जाना जाता था। एका राट मतलब कि संहार करने वाला, इससे ज्यादा कोई भी पावरफुल इसके समय अंतराल में तो नहीं था। क्या था, इसके समय अंतराल में तो कोई भी नहीं था। एका राट के नाम से जाना जाता था, और एक छत्रा के नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता था। ठीक है, एक छत्र। ठीक है, ये क्या है, इन सबके बारे में कहाँ वर्णन किया है, पाली ग्रंथ में। किसमें, इन सब के बारे में पाली ग्रंथ में ये बातें जो है कही गई हैं। इसके बारे में महापद्मानंद के बारे में जो जिक्र किया गया है पाली ग्रंथ में, जो है इसके बारे में हमें बातें ये जो है बताई गई हैं। उग्रसेन भी इसके बारे में कहा जाता था। और हाँ, पाली ग्रंथ में ये तो हो गया, इसके अलावा अन्य बातें, उग्रसेन यानी गुस्से वाला, दूसरा परशुराम अवतार, परशुराम अवतार, अवतार भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। संस्थापक कौन था, समय अंतराल, और इसके शासनकाल में मगध सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। कलिंग और पंचाल पे विजय प्राप्त कर लिया था, कलिंग पे भी जितना आसान नहीं था। फिर इसके कुछ निक नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। किस ग्रंथ में कहा गया, तो पाली ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, और दूसरा किसका अवतार माना जाता था, भगवान परशुराम का दूसरा अवतार भी इसको क्या है, माना जाता था। अन्य नाम गुस्से के बिहार पे रखा गया, वो था उग्रसेन, जिसका नाम था उसके नाम से भी इसको जाना जाता था, उग्रसेन के नाम से भी। ठीक है, तो अगला जो होगा इसका, ठीक इसका बेटा होगा, यानी हम यहाँ पे धनानंद के बारे में जो है क्या है, बात करने वाले हैं। धनानंद, धनानंद कौन था, तो इसी का बेटा था। ठीक है, धनानंद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इस शासक का अंतिम शासक भी माना जाता है, यानी बेटे के बाद क्या है, ये अंतिम शासक माना जाता है। तो यहाँ पे जो होगा अंतिम शासक। अब इसके पीछे का कारण है, आप सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई भी बच्चा जो है जो धनानंद को उसकी स्टोरी की वजह से ना जानता हो, और वो अंतिम शासक कैसे बना ये भी शायद ना जानता हो। हम सबको पता है कि उस समय अलेक्जेंडर यानी सिकंदर कहाँ पे आता है, सिंध के साइड में आ जाता है, यानी अभी वर्तमान पाकिस्तान के साइड में आता है। और वो आक्रमण करने के लिए आते, क्योंकि वो विश्व विजय यात्रा पे निकला होता है। और वहीं पे कौन होता है, तो हमारे चाणक्य जी होते हैं। और उनको ये बात पता चलती है कि अरे कोई विदेशी आया है जो विश्व विजेता का वो कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो भारत पे भी आक्रमण करने वाला है। जिसको देखते हुए क्या करते हैं, वो इसके पास जाते हैं, तो बताते हैं। बट ये इतनी अयाश टाइप का इंसान होता है, इतना कह लीजिए कि मौज मस्ती में रहने वाला होता है, कि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और ये कहता है कि क्या बोलते हैं कि मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। और चाणक्य जब जाते हैं तो वो उनकी बेइज्जती कर देता है, और कहता है कि ये तुच्छ सा ब्राह्मण मेरे को बताएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं राजा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, कितनी पावर है मेरे पास, ये बहुत सारी जो है बातें वो कहता है। और जिसके बाद से वो क्या करता है, धक्के मार कर चाणक्य जी को वहां से निकाल देता है। जिसके बाद वो कसम खाते हैं कि तुम्हारा वंशांत तो मैं ही करूंगा। कहते हैं ना कि व्हेन मैन टेकन ऑन ईगो, तो चीजें जो है वो खराब हो जाती है, और वो अपने ईगो पे इस बात को ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है, और आज तक हम पढ़ रहे हैं, हमारे फादर साहब ने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन भी सेम स्टोरी पढ़ेगी, सेम चीजें पढ़ेंगी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या है, अंतिम शासक भी था, ये याद रखिए। क्या था ये, अंतिम शासक भी था। हत्या कौन करता है, इसकी हत्या हुई, तो हत्या लिखिए पहले, किसके द्वारा हुई, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा।
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी क्या की जाती है, इसकी हत्या करा दी जाती है, एंड देन उसके बाद एक नए एम्पायर के स्टैब्लिश किया जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक किसकी सहायता से बनते हैं, चाणक्य की सहायता से भी माना जाता है। ठीक है, और हाँ, ये किसका समकालीन था, ये बताइए, समकालीन। समकालीन मैंने आपको बता रखा है, 10 20 30 साल का जो गैप होता है वो एक तरह से समकालीन माना जाता है। कोविड वाला मैंने आपको हर बार एग्जांपल देती थी, कोविड 19 जो हुआ वो क्या है, जैसे मैंने भी देखा, मेरे फादर साहब ने भी देखा, और कुछ बुजुर्ग लोग रहे होंगे वो उन्होंने भी देखा, लेकिन तो हम क्या है, हम इस समय के समकालीन हैं। बिल्कुल, जय हिंद आपको भी। ये आपका नाम क्या है, शुभम नाम है क्या ये? @ आपने बीच में शुभम है। बिल्कुल, नंदवंशी तो पढ़ा रही हूँ मैं। तो समकालीन कौन था, ये किसका था, तो ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का क्या था, ये समकालीन माना जाता है। ये सिकंदर का क्या था, ये समकालीन था। और समकालीन का मतलब होता है कि एक ऐसे समय पे हुई घटना जिसमें दोनों लोगों ने देखा हो, वो समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सेम टाइम के आसपास के थे, मतलब बड़े छोटे हो सकते हैं, हम एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम समय अंतराल के बारे में बात कर, उस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पीरियड टाइम का था। ठीक है, तो उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद नया वंश बनता है। कौन सा नया वंश, वो वंश था मौर्य वंश। ठीक है? नया वंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश को बसाया जाता है, नया वंश कौन सा था, तो अच्छा शुभम है मैम, ठीक है शुभम, आपके @ की वजह से मुझे पता नहीं चला। ये बताइए, आपको क्लास समझ में आती है? बताइए, जल्दी बताइए। आपको और भी जो चीज़ इसमें जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए, जब इसका समय अंतराल चल रहा था तो वहां पे नदी कौन सी थी, व्यास नदी। व्यास नदी थी। व्यास नदी के किनारे पे कौन था, किनारे पर सिकंदर था। सिकंदर था। क्या मुझे सिकंदर की स्टोरी आपको बतानी चाहिए, ये मुझे बताइए। क्या आपको मुझे सिकंदर की स्टोरी बताने की नीड है, या आपको पता है? क्योंकि टाइम क्यों लेना है, मतलब मुझे लगता है कि हर बार हम सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं, इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस अलेक्जेंडर सिंह जो कनिंघम, तो उसका राइट हैंड था, सॉरी माफ करिएगा, अरे नहीं माफ करिएगा, कनिंघम तो हमारे इंडियन उसके थे, भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो थे, भारतीय जो पुरातात्विक संस्थान थे उसके माने जाते हैं, माफ करिएगा। अलेक्जेंडर जो सिकंदर का नाम, जो रियल नाम था, वो अलेक्जेंडर था। और वो कहाँ से बिलोंग करता था, तो आप सबको पता है कि वो कहाँ से था, यूनानी प्रदेश से आता था। ठीक है, तो वो यूनान से आया था, और वो क्या था, विश्व विजेता के रूप में निकला था, और बहुत छोटा था, 23 24 साल का एक नौजवान लड़का था, बहुत बड़ा नहीं था वो, सिर्फ 23 24 साल का था। लेकिन और उसने इतनी कम एज में, उसने बचपन से जो युद्ध लड़ा, जिसके बाद से बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके इतनी चोटें लग गई थी, जो चोटें उसको लगी थी वो कहीं ना कहीं उस समय अंतराल में इलाज नहीं हुआ करते थे, और उसकी शरीर जो थी वो थक जाती है। और जब भारत से वापसी कर रहा था, जब वो अपने देश जा रहा था, तो बेल्जियम, बेल्जियम के आसपास की कोई जगह थी, वहां पे बेलारूस, बेलारूस जाते समय क्या हो जाता है, रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी शरीर अब थक चुकी थी, वो युद्ध के लायक नहीं बचा था, ना ही वो कर पाता है। ठीक है, और मैं क्या करूंगी, एक सिकंदर के ऊपर आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी, एक शॉर्ट से वीडियो, और अपलोड करवा दूंगी वहां से, जितना आपको डिटेल जाना, वैसे एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत जान लीजिए कि इसी के टाइम पे सिकंदर आया था, युद्ध होता है, और युद्ध के बाद सिकंदर क्या है, वापस चला जाता है, क्या होता है, व्यास नदी से वापस चला गया था, चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आज हमने जो खत्म किया, हमने शिशु नाग वंश भी पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया नंद वंश भी, हमने क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं क्या, मौर्य वंश के बारे में। तो थोड़ा सा जो है मौर्य वंश को भी जान लेते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं जरा वीडियो शेयर कर दूं। चलिए, वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए, और लाइक करना ना भूला करें।
ठीक है, ठीक है, चलिए नंद वंश के बारे आज हमने कर लिया। अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा मौर्य एम्पायर। कौन सा होगा? तो हमारा अगला जो हेडिंग होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसकी नींव कब रखी गई, कैसे रखी गई, तो ये हमने अभी पढ़ा कि जब धनानंद के समय में सिकंदर आया था तो चाणक्य से जो भी उसकी सारी बातें चलती हैं उसके बाद ही चाणक्य निकल जाते हैं ये खोजने के लिए कि हमें कोई ऐसा मुझे बालक चाहिए जो जिसके अंदर राजा बनने की क्या हो, काबिलियत हो, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर राजा बनने की काबिलियत हो। तो कौन किसको शासक बनाते हैं वो? तो इसका जो संस्थापक कौन था? संस्थापक, ये बात मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को नहीं पता होगी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं मुझे ये बताइए जिनको ये जो गुप्त है ना, गुप्त, ये वाला गुप्त लेके और जो वो समुद्र गुप्त वाला गुप्त है उसको लेके कंफ्यूजन हुआ है? क्योंकि मुझे होता था, अभी नहीं होता, लेकिन जब मैं स्कूलिंग में थी तो मुझे बहुत होता था, क्योंकि इनका जो सरनेम है वो मौर्य है और समुद्र गुप्त का जब आप पढ़ते हैं समुद्रगुप्त का, तो मुझे लगता था कि गुप्त तो इनके नाम में भी लगा है, गुप्त इनके नाम में भी लगा है, लेकिन इनका समय अलग अलग क्यों है और ये फिर उसके पूर्वज क्यों नहीं है, जिक्र क्यों नहीं होता है। फिर मेरे भाई ने मुझे बिठाया और उसने समझाया कि इनका सरनेम तो मौर्य है और इसका सरनेम गुप्त है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग समय पे ये चीजें हुई थी, तो इनको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर जब मैं खुद भी पढ़ने लगी तो मुझे ये चीजें एकदम अच्छे से क्या होगी, क्लियर हो गई। अब किसी ऐसे को हुआ है तो मुझे जरा बताओ, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये वाला गुप्त जो है इसको लेके और ये वाला गुप्त लेके कंफ्यूजन हुआ है? ठीक है, संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन ये किसकी सहायता से हुआ? चंद्रगुप्त में क्या राजा बनने की खासियत थी? क्या वो खुद से राजा बन सकता था? बिल्कुल भी नहीं, वो खुद से नहीं बन सकता था। और मैं आपको बता दूं, अलग अलग वेदों में, अलग अलग जो पुराण है उसमें जो मौर्य एम्पायर है यानी चंद्रगुप्त को क्या बताया गया है, शूद्र जाति से बताया गया है। जो अलग अलग आप सोर्स पढ़ते हैं, पुराण वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त था वो शूद्र समाज से आता था, छोटी जाति से था। और राजा कौन बन सकते थे? राजा वही बन सकते थे जो ब्राह्मण हो। जैसे धनानंद क्या था, वो जाति से ब्राह्मण था, जाति से क्या था, वो ब्राह्मण वगैरह थे, तो वो राजा बने। ठीक है, लेकिन शूद्रों को राजा बनने के माना ही नहीं जाता था, तो उन्होंने वो सोचा ही नहीं। लेकिन चाणक्य जी जो थे वो पढ़े लिखे थे और उनको एक काबिलियत वाला राजा चाहिए था, यानी जिसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी हो, ना कि इसलिए राजा चाहिए था कि क्या बोल सकते हैं कि वो किसी जाति समाज से आता हो इसलिए राजा बने। तो वो कहते हैं कि अलग अलग जो पुराण वगैरह है उसमें इसको शूद्र भी बताया गया है, कुछ पुराणों में जो है इसको शूद्र ना बता के ब्राह्मण भी बताया गया है। ऐसे ही हम एक और आगे चल के शासक के बारे में पढ़ेंगे, जब हम अशोक सम्राट और जब मौर्य एम्पायर के लास्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे, तब हम एक शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तब हम तब बात करेंगे। तो उसमें भी शूद्र को लेके बहुत विवादित बयान रहे हैं, तो वो हम जब आगे चलेंगे तब हम इसके बारे में क्या है, जिक्र करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी सहायता से राजा बना? तो ये सहायता किसने किया था? सहायता किसके द्वारा हुआ था? चाणक्य के द्वारा, चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चाणक्य की सहायता से क्या बनता है ये चाणक्य की सहायता से जो है राजा बनता है। कहाँ का राजा बनता है? तो ये मगध पे, एम्पायर पे क्या करता है, राजा बनता है। मौर्य वंश संस्थापक माना जाता है। और सिकंदर का भारत पे जब आक्रमण हुआ था तो सेना को व्यास नदी से क्या किया था, न्यास नदी को इसने पार नहीं करने दिया था। देखिए धनानंद क्या करता है, युद्ध लड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा जो एम्पायर है वो ऑलरेडी इतना पावरफुल है, और मैं इस जेन्युइन में बता दूं आपको, ये सच भी है। चाणक्य जो धनानंद था वो कह सकते हैं वो आलसी था, अयास टाइप का व्यक्ति था, लेकिन राजनीति के मामले में जो वो दिमाग लगाता था, उसकी जो सेना वगैरह, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, कर वगैरह बहुत ज्यादा लेता था, लोग परेशान थे उससे। लेकिन जब सेना की बात आती थी तो दूर दूर तक उसके नाम की चर्चा हुआ करती थी। तो उसकी सेना में जो लोग हैं वो बहुत पावर पे है, और वो फिर किसी को भी सामने टिकने नहीं देते थे, यानी उसकी जो सेना थी वो पावरफुल मानी जाती थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो क्या करता था, लड़ाई वगैरह से थोड़ा सा, उसको पता था कि मैं लड़ूंगा तो सामने वाला वैसे भी नहीं टिकने वाला, तो वो हो जाता ना, घमंड आ जाता है। तो उसके अंदर भी क्या था, घमंड आ गया था। और इवन चाणक्य की सहायता से भी चंद्रगुप्त राजा जब बना था तो उसको बहुत टाइम लगा था धनानंद को हराने में, इतनी आसानी से थोड़ी हरा पाया था वो। मतलब कहते हैं ना कि नंद इसके चाण बोल 322 में, तो उससे पहले तो लड़ाइया वड़ाइया कितनी हुई, फिर 322 में जाके कहीं क्या करता है, चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश है वो उनकी नींव रखी जाती है। और 298 298 में क्या करते हैं, इस वंश का अंतिम समय माना जाता है। तो ये क्या समय था,
322 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व तक क्या है इसका समय अंतराल माना जाता है इस वंश का। और 3-4 ही इस वंश के सबसे बड़े पावरफुल शासक भी हुए हैं। अशोक सम्राट के बाद जो है इस शासन वंश में कहीं ना कहीं नींव गिर जाती है और बहुत नए नए तब शासक उभर कर सामने आते हैं, भारत छुंद विछिन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, राजधानी के बारे में हम बात करेंगे। राजधानी तो कहाँ बनाई इसने अपनी राजधानी, तो इसने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। इससे पहले जो शासक था उसने कहाँ बनाई थी, वैशाली वगैरह को बनाई थी, लेकिन पाटलिपुत्र के समय यानी धनानंद के समय में भी पाटलिपुत्र ही उसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसकी भी राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र को, क्योंकि अब जो थी अब वैशाली जो है वो थोड़ी स्लो होती गई और पाटलिपुत्र को ऊपर उघारते गए। और पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, मैंने आपको कल ही क्लास में बताया था, उदायन का नाम आता है। संस्थापना किसने की थी, उसको छावनी के रूप में किसने बनाया था, अजातशत्रु ने बनाया था। किस लिए, क्योंकि वो 16 वर्ष के लिए जब वैशाली को जीतने के लिए युद्ध की प्लानिंग कर रहा था, प्लॉटिंग कर रहा था, लड़ाइयाँ लड़ रहा था, उस दौरान में बनाई थी। और उसको नगर में कन्वर्ट किया था उसके बेटे ने, यानी उदयन ने जो है उसको नगर यानी पाटलिपुत्र को एक नगर बनाया था। तो ये लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है नाम को लेके कि इनमें कौन से किसने क्या करवाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का क्या किया था, भारत को मुक्त दाता के रूप में भी इसको जाना जाता है। और हाँ, बात की जाए सेल्यूकस निकेटर के बारे में भी आपको जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या जाना जाता है, भारत का मुक्तदाता के रूप में। ठीक है, के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को इसके रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है मुक्तदाता के रूप में। मुक्तदाता कैसे, क्या कह रहे हैं आप, आबादी, आबादी, अवंती को, अवंती कह रहे हैं क्या, कि अवंती को किसने जीता था, अवंती लिखा है शायद, मैं मे भी आपने अवंती अगर लिखा है तो मैं बता दूंगी, शिशु नाग वंश में अवंती को जीत लिया था उसने। और फिर उसने मगध में उसको मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। उसके बाद जो जगह फेमस हुई वो पाटलिपुत्र हुई, मगध फेमस हुआ। और क्या बोलते हैं ये पाटलिपुत्र और मगध ये फिर चर्चा में आ गए। और उसके बाद जो बड़े बड़े शासक हुए मगध और पाटलिपुत्र को अपना टारगेट बनाते गए, क्योंकि अवंती को क्या कर लिया था, विलय करा लिया गया था। हाँ हाँ, अवंती शिशुनाग वंश के दौरान शिशुनाग ने जीता था ना, शिशुनाग ने अवंती, वैश्य और कौशल को जीता था। और उसके बाद उसने क्या करा था, उसको मगध में उसका विलय करा लिया था। जैसे कि मान लीजिए अवंती है, यहाँ वत्स्य है और ये कौशल है और ये मगध है। अब इनको मिला के एक बनाने के बाद अब इसको क्या कर दिया गया, पूरा मगध के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो अब इसका तो खत्म हो गया ना सब, अब ये क्या पूरा बन गया, ये पूरा बन गया मगध। हाँ, जब इसके अंदर बात आएगी तो अवंती के बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन जब मगध के बारे में तो अब मगध को बड़ा कर दिया गया। तभी तो मगध और पाटलिपुत्र सारी लड़ाई भी तो इसी चीज से हुई थी, अगर आपको पता होगा। तो लड़ाइयां भी तो इसीलिए हो रही थी, मगध को जीतने के लिए, पाटलिपुत्र को जीतने के लिए। क्योंकि सारा इनकम ऑफ सोर्स की जब बात आती थी तो जो मगध था ना, जो मगध की हम बात करते हैं कि मगध जो था, ये मगध है, इधर की साइड में नदी, इधर की साइड में जंगल, इधर मान लीजिए लोगों का रहन, इधर भी जंगल। तो मगध जो था इतना सेफेस्ट प्लेस माना जाता था। और जंगल से क्या मिल सकता था, इधर नदी से हमें पानी मिल गया, जंगल से हमें क्या मिल गया, जानवर, हाथी, घोड़े, घोड़े वगैरह युद्ध लड़ने के लिए, हाथी युद्ध लड़ने के लिए। और यहाँ से जंगल है तो जंगल से लकड़ियाँ चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, सर्दियों में लकड़ियों का काम आना, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ। तो सारी चीजें मगध को ईजिली अवेलेबल होने लगी थी। इसीलिए मगध जो है, मैंने अभी आपको बताया था ना, महापद्मानंद यानी धनानंद का जो पिता था, उसके समय में सबसे ज्यादा पावर में कौन आया था, पावरफुल जो था, कौन था, पावरफुल जो था वो कौन था, मगध को माना जाता। ठीक है, अवंती वाला आपका क्लियर हो गया, ये बताइए, अवंती वाली बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हम कहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या कहा जाता है, ठीक है, चलिए आपकी बात क्लियर हो गई तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले, क्योंकि हम सबको पता है इसके दौरान में कौन आया था, सिकंदर आया था, सिकंदर आया था। तो सिकंदर से जब युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान उनका ये होता है कि तुम्हें कैसे भी करके, मतलब उनको इधर भारत में एंट्री नहीं लेने देना है।
ठीक है, तो व्यास नदी के उस तरफ युद्ध हुआ और उसका सिकंदर जो था, सिकंदर का सेनापति कौन था ये बताइए, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर कौन था? सेलुकस निकेटर जो था वो सेनापति किसका होता है? वो सेनापति जो होता है किसका होता है? वो सेनापति होता है सिकंदर का। तो जब संधि हुई तो किसके किसके बीच में संधि कराई जाती है? तो जो संधि हुई थी यानी एक जो है इन दोनों के बीच में समझौता होता है, और वो संधि हुई थी सेलुकस निकेटर के साथ, सेलुकस निकेटर प्लस में चंद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त के साथ साथ हुई, युद्ध को रोका गया। और जब संधि होने के बाद होता है, जो सेलुकस निकेटर होता है वो क्या करवाता है, विवाह का समय जब आता है तो अपनी पुत्री, अपनी जो उसकी बेटी थी, पुत्री से किसका विवाह होता है? उसकी पुत्री से विवाह होता है चंद्रगुप्त, पुत्री से चंद्रगुप्त का विवाह करवा देता है। अब क्या हुआ देखो, अब होता क्या है, मैंने आपको बताया ना पहले के समय में राजा क्या करते थे, अपने एम्पायर को बचाने के लिए, अपने एम्पायर को बचाने के लिए वो अपनी बेटी को आगे कर देते थे कि बेटा अब तुम्हारा समय क्या है, आ गया है। लड़का तो राज्य को चलाएगा, लड़की का काम था कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुमको बलि का बकरा बनाया जाएगा। इन शॉर्ट आज के समय में ये ऐसा ही लगता है, ये ऐसा ही साउंड करता है जितना मैं जब से मैंने चीज़ें समझ में आती हैं कि लड़की का सिर्फ काम ही है कि राज्य अब डूब रहा है, अब तुमको बचाना है, तो क्या करना है, आगे आना पड़ेगा। और आगे आने का पड़ेगा क्या कि तुमको क्या करना पड़ेगा कि भाई तुम फलाना व्यक्ति जो है हम पे युद्ध कर रहा है, अब तुमसे शादी कर लो। तुम शादी कर लोगी तो एक रिश्ता बन जाएगा, और जब रिश्ता बन जाएगा तो वो क्या है, हमसे युद्ध नहीं करेगा, और दूसरा हम लोग क्या हो जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सेलुकस निकेटर के साथ क्या करवाते हैं, 305 में, याद रखिएगा, संधि का भी समय पूछ सकता है आपसे, 305 में आपको याद रखना है कब हुआ था ये सब, ये जो समय पीरियड था याद रखिएगा, ये समय जो आपको याद रखना है 305 बीसी में, कब हुआ था, 305 बीसी में। ये सारी चीजें हुई, चंद्रगुप्त से उसकी बेटी का क्या कर दिया गया, विवाह करवा दिया गया था, क्योंकि आक्रमण में ये ऑलरेडी हार गए थे, तभी जाके सिकंदर जो है भारत से वापस जाता है। ठीक है, सेलुकस निकेटर बात करेंगे तो जब समय बीतता गया, अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम क्या था, हेलेना था, उसकी बेटी का नाम क्या था, उसकी बेटी का नाम अगर हमसे पूछा जाए तो आपको बताना है बेटी का नाम क्या था जिससे उसका विवाह हुआ था, तो यहाँ पे लिख दे, हेलेना से, किससे हुआ, हेलेना से जो है इसका विवाह करवा दिया जाता है। हेलेना किसकी बेटी थी, सेलुकस निकेटर की बेटी थी। अब बारी आती है जो सेलुकस निकेटर था, सेलुकस निकेटर के द्वारा, के द्वारा द्वारा क्या होता है, चंद्रगुप्त के दरबार में, गुप्त के दरबार में, दरबार में कोई आता है राजदूत, किसका राजदूत था वो था सेलुकस निकेटर का। और वो राजदूत कहाँ आता है, तो वो राजदूत आता है सिकंदर के, चंद्रगुप्त के दरबार में। और वो राजदूत क्या करता है, वो इसके दरबार में रहता है, और उसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी। उसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, बुक का नाम बताइए, इंडिका के नाम से किताब लिखता है। किसने लिखी थी इंडिका, जल्दी बताओ, इंडिका किसने लिखी थी, इंडिका जो किताब लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बुक का नाम मैं पहले बाद में बताऊंगी, यहाँ बुक का नाम लिखो, यहाँ हमें बताना है नाम, बुक कौन सी थी, इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, जल्दी बताइए, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, जल्दी बताइए, मैगथनीज के द्वारा, किसके द्वारा, मैगथनीज के द्वारा, मैगथनीज। ठीक है, मैगाथनीज के द्वारा क्या लिखी जाती है, इंडिका नामक किताब लिखी जाती है। और ये क्या था, मैगाथनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं विदेशी था, और उसने अपनी बेटी जो थी उसको दे दिया, शादी करवा दी, क्यों, ताकि वो अपने एम्पायर को बचा सके। और उसका एम्पायर कैसे आया, अब आपके मन में ये भी सवाल होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त जो सिकंदर था वो तो बाहर से आया था, तो उसका अपना एम्पायर कैसे हुआ, तो इस चीज को समझिए जरा, इस चीज को आपको समझने की जरूरत इसलिए है,
ठीक है, अब देखिए ये वाली जो एरिया है, इसके इधर कौन था, सिकंदर आके ठहरा था। ठीक है, जब इसके इधर आके ये ठहरा था तो यहाँ से इसको इधर एंट्री नहीं लेने देनी थी। ये बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सब कवर हो गया। अब सीन क्या हुआ कि अब देखो, ये जो हम आगे पढ़ेंगे ना, विदेशी आक्रमण वगैरह जब हम पढ़ेंगे, यूनानियन, तो वो कौन थे? अब सिकंदर तो चला गया, लेकिन जो सेल्यूकस निकेटर था उसको ये जगह भाग गई। क्या भाग गई? उसको ये जगह जो है वो भाग गई। अब वो यहाँ पे युद्ध ऐसा तो था नहीं कि 10 दिन के लिए चला हो, कई साल रुके, और कई साल रुकने की मतलब कि उन्होंने यहाँ पे छोटे बड़े घर भी बनाने शुरू कर दिए थे। और पहले लोगों की जनजाति बहुत ज्यादा तो नहीं थी, खुली हुई बहुत कम लोग रहते थे, पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, तो जगह भी उस हिसाब से बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और जो जीता वही सिकंदर। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर ने धीरे 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 अपना एम्पायर बनाना शुरू कर दिया था। तो जब युद्ध हुआ, फिर उसने इस एम्पायर को बचाने के लिए संधि करा। ठीक है, संधि करने के बाद अब वो इसका क्या हो गया कि एम्पायर बन गया। और मैंने एम्पायर की स्टोरी आपको पता है क्यों बताई? क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त यानी मौर्य एम्पायर के ही जो आगे जो होंगे, मौर्य एम्पायर के जो आगे शासक होंगे, उन्हीं के समय अंतराल में खुद सेल्यूकस निकेटर के जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके बीच में युद्ध की संभावनाएं बनती हैं, और वही लोग कहीं ना कहीं जाके मौर्य एम्पायर को खत्म भी करते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कब से ये जब दोस्ती हुई, ये दुश्मनी में एक दो तीन पीढ़ी जब गुजर जाती है, उसके बाद जो है ये दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो पीढ़ी रही नहीं ना, इसलिए। आपने इंडो ग्रीक के नाम से पढ़ा होगा, इतिहास में इंडो ग्रीक नामक एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड इन्हीं के बारे में जो है बातें कही जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हम कहाँ पे थे? मेगाथनीज किसके दरबार में आता है? तो वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। इसकी पुस्तक के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है। तो इसकी पुस्तक में, यानी जो इसने बुक लिखी थी, उस बुक में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया है, तो उसके समय अंतराल में क्या क्या चीजें हुई उस सबका बारे में इसने वर्णन किया है। कार्य क्या था, लोग कैसे डिवाइड थे, पॉलिसी क्या क्या थी, सारी चीजें। तो वो जब हम इसकी प्रशासन व्यवस्था जब पढ़ेंगे तब हम वो जानेंगे। फिलहाल अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और फिर राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम इनकी प्रशासन व्यवस्था पे एक प्रॉपर हमारी क्लास होगी, क्योंकि जो प्रशासन व्यवस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कई बार सवाल बन जाते हैं। हम प्रशासन व्यवस्था को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आप सबको ये चीजें याद रखनी चाहिए। हाँ, कुछ चीजें और जो है आपको ये याद रखनी है। कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि ठीक है मैडम, हमने ये पढ़ लिया कि हेलेना से उसकी शादी हो गई, शादी के बाद उसने क्या करा, दहेज में कुछ तो दिया होगा। तो आप सबको पता है जब विवाह होता है उसके बाद उसको दहेज में क्या क्या मिला था। दहेज में, दहेज में कौन कौन सी जगह मिली थी चंद्रगुप्त को? चंद्रगुप्त को दहेज में क्या क्या मिला था, जगह का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में कौन कौन सी जगह मिली थी? 4 जगह का तो नाम आपको बताना ही पड़ेगा। हेरात, कांधार, काबुल और मकरांत। कौन कौन सी? हेरात, कांधार, काबुल, ये वही जगह हैं जो वर्तमान में अफगानिस्तान के एरिया में है। आप सबको पता है काबुल कहाँ की कैपिटल है? काबुल आज के समय में अफगानिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, तो उसको दहेज में कुछ जगह मिलती हैं। जगह कौन कौन सी थी? तो हेरात, हेरात हो गए, कांधार, मकरांतर, मकरांतर और काबुल। ये क्या है? ये दहेज में मिलता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये 4 जो जगह हैं ये क्या मिलती है? दहेज के रूप में दी जाती है। किसके द्वारा? तो ये दी जाती है, ये दी जाती है किसके द्वारा? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा दहेज के रूप में दिया जाता है कि इससे तब तक तुम दहेज के रूप में ले लो, लेकिन अब तुम हमारे साथ क्या है, युद्ध नहीं करोगे। हाँ, अब हम क्या बन गए हैं? जमाई बन गए हैं ना। क्या बन गए हैं? अब तुम मेरे जमाई बन गए हो, तो ये जो मेरा है वो तुम्हारा, जो तुम्हारा है वो मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल, अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। और मुझे ये कैसे याद हुआ, मैं इसके पीछे का बताती हूँ। आपको पता है कुछ साल पहले कौन वहां पे अभी कौन सा आतंकवादी गठन रहता है? आईसीस, आईसीस नहीं, आईएसआई जो गठन है वहां पे है ना, उनका दबदबा है। तो जब उन्होंने कब्जा किया था तो हमें तब न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी कि उन्होंने ऐसे, जैसे ये
हेरात पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, कांधार पे कब्जा कर लिया है, लेकिन अगर उन्होंने कोशिश करना कि अब काबुल पे वो लोग कब्जा ना कर पाए, क्योंकि एक देश की पॉलिसी होती है कि अगर उनकी राजधानी पे, किसी भी अन्य राज्य पे नहीं किया, लेकिन राजधानी पे यानी कैपिटल पे किसी बाहरी लोगों का आक्रमण हो गया तो वो पूरे देश पर आक्रमण माना जाता है, क्योंकि जो कैपिटल होती है वो मेन होती है, कैपिटल पे पावर किसी और की नहीं होनी चाहिए। तो वो काबुल पे कब्जा कर लेते, तब मुझे पता चला था अच्छा काबुल जो है वो क्या बोलते हैं, इनकी राजधानी है अफगानिस्तान की, तो फिर मैंने तभी से याद कर लिया। ठीक है, चलिए। तो ये हेलेना से शादी हो गई, बुक के बारे में भी हमने जान लिया, दहेज में क्या मिला ये भी जान लिया, यानी दहेज की प्रथा तो थी ही, लेकिन अलग वे में थी, अपने आप को। नोट्स वर्किंग लास्ट टिक है। हाँ चलिए ठीक है फिर, बैटरी भी डेड हो गई है, और क्या बोलते हैं कि हम अपनी क्लास को कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और ये आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा है, और कल हम जो है अच्छे से इसको समझेंगे और फिर आपको